नमस्कार, स्वागत आप सभी का सत्ता का महासंग्राम 2024 के लिए। और महासंग्राम के पहले चरण का समापन बस हो ही चुका है और केवल वे लोग वोट अब कर पाएंगे जो लोग पहले से कतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि टोकन बढ़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 6 विधानसभा क्षेत्र में शाम 4 बजे ही वोटिंग खत्म हो गई थी। वहीं एमपी की बालाघाट सीट पर 3 इलाकों में वोटिंग 3 बजे तक संपन्न हो गई और बाकी जगहों पर वोटिंग शाम 6 बजे संपन्न हो चुकी है। हालांकि कतार में खड़े लोग जरूर वोट भी कर पाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में 5 बजे तक के मतदान की भी बात कर लेंगे। तो 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान हो गया। एमपी की 6 सीटें हैं जिस पर मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की 1 सीट, बस्तर सीट जिस पर वोटिंग हुई है। नक्सल प्रभावित इलाका छत्तीसगढ़ में सारी सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। सीधी, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत कुल 6 सीटें जहां पर वोटिंग हुई। और पिछला अगर 2019 का नतीजा अगर उस पर नजर डाली जाए तो 5 मध्य प्रदेश में 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी काबिज थी। 1 सीट छिंदवाड़ा, वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बस छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बस्तर सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी, इस बार किसके पास हो? मतदाता ने क्या मत दिया है? 4 तारीख को नतीजे, 4 जून को नतीजे सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देखिए। लेकिन फिलहाल एमपी की 6 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी वोटिंग हुई है। बड़ी संख्या में मतदाता, गर्मी भीषण पड़ रही थी लेकिन मतदाता बड़ी संख्या में निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट में वोटिंग संपन्न हुई और चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। चिटपुट घटनाओं के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर मतदान की समाप्ति हो चुकी है। अब वे लोग जो पहले से कतारों में खड़े हुए हैं वे ही लोग वोट डाल पाएंगे। वोटिंग परसेंटेज की बारी है। वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं कहां कितना मतदान का प्रतिशत रहा है। अभी हालांकि फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो वोटिंग हुई इसमें 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या रहा, यह हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा सीधी, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में वोटिंग हो चुकी है। और वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं और हेलीकॉप्टर आएगा और बताएगा कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहा मध्य प्रदेश में, कहां कितना रहा यह आपको हम बताने वाले। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार लोगों ने निकलकर वोट डाले हैं और बंपर मतदान यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि फाइनल डेटा आएगा तब पता चलेगा परसेंटेज क्या है, यह आपको बता देते हैं। 5 बजे तक 63.25% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों का यह कुल मतदान का प्रतिशत 5 बजे तक का है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग हुई, लेकिन देखिए अलग अलग सीटों का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। सीधी में 51.24% वोटिंग की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आंकड़ा बढ़ेगा, यह बात बिल्कुल सही है। पिछली बार आंकड़ा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी वोटिंग हुई थी। बालाघाट में 71.08% वोटिंग हुई है। बालाघाट ने पिछली बार भी रिकॉर्ड बनाया था, इस बार क्या बालाघाट और इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात जबलपुर की भी कर लेंगे कि जबलपुर में कितने फीसद मतदान हुआ है। हेलीकॉप्टर आ रहा है आपके सामने और क्या बता रहा है ये आप देख सकते हैं। छिंदवाड़ा की बात कर लें तो 73.83%। हालांकि पिछली बार तो 80 को पार कर गया था, 82% के आसपास था पिछली बार छिंदवाड़ा में। इस बार क्या रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अभी तो पूरी गणना होनी बाकी है। लेकिन आपको एक एक सीट का हम बता रहे हैं। 6 सीटों पर जबलपुर में 56.74%। देखिए जबलपुर जो है शहरी इलाका है, यहां पर वोटिंग परसेंटेज बाकी जगहों से थोड़ा सा कम हमेशा से रहा है, लेकिन 56 ही रहेगा या इससे बढ़ेगा देखना होगा। और कौन सी सीट है, इसके अलावा एक और सीट है, वो है सीट मंडला। मंडला में 68.31% वोटिंग दर्ज की गई है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आंकड़े इसके बाद जो जारी किए जाएं चुनाव आयोग की तरफ से वो आगे और बढ़ जाएं। सीधी सीट की भी बात कर लेते हैं, शहडोल सीट की बात कर लेते हैं। 59.91% वोट यहां पर शहडोल में भी पड़े हैं। आपको बता दें कि शहडोल भी आदिवासी क्षेत्र में ही आता है
और यहां पर भी वोटर बढ़ चढ़कर निकला है। अब एक और सीट की बात कर लेते हैं, बस्तर, सबसे महत्वपूर्ण सीट है बस्तर। 63.41% मतदान बस्तर में दर्ज किया गया है। तो बस्तर में भी बड़ी संख्या में वोटर्स निकले हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और 70 रिपोर्टर, 7 सीटों पर 70 रिपोर्टर्स हमारे तैनात रहे और उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ युगल जुड़े हुए हैं, पहले युगल के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। युगल, आप सुबह से ही तैनात रहे, आपने सुबह से वोटिंग पैटर्न भी देखा, लोगों से बातचीत भी की होगी, मुद्दे भी छाने होंगे और मुद्दे भी खंगाले होंगे। बस्तर जो है वो नाक का सवाल बन गया बीजेपी के लिए, खूब जोर बीजेपी ने लगाया है और कांग्रेस के लिए भी नाक का सवाल है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के खाते में यह सीट थी। क्या कुछ देखा आपने दिन भर? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो एक तरफ लोग बहुत ही समझदार मतदाता इस बार जो नज़र आ रहे हैं और वो उनके बातचीत से ऐसा नहीं लगता कि वो किससे मतदान करने जा रहे हैं। बिल्कुल गोपनीय तरीके से और अपने मताधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात इशारों में ज़रूर कह रहे हैं कि जो देश का विकास होगा, देश का भला होगा तो बस्तर का विकास जरूर होगा। तो इसका इशारा आप भी समझ रहे हैं, हर कोई समझ रहा है पुनीत। तो ये है कि मतदान का अगर हम बात करें तो बस्तर माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो लगातार यहाँ मतदान के जो आंकड़े हैं हर लोकसभा चुनाव में बढ़ते रहे हैं। और अभी जिस तरह से जो 63% अभी जो आंकड़े आए हैं मतदान के, तो आने वाले समय में ये आंकड़ा है और भी बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया हैं जहां के जो ऑनलाइन अपडेट्स हुए नहीं हैं। और अगर हम 2019 के आंकड़े हैं वो बता दें तो 66% है वो मतदान है वो हुए थे 2019 में, और ये मतदान हर साल बढ़ता रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस साल भी मतदान के जो आंकड़े वो बढ़ेंगे। अगर 2009 के हम चुनाव की बात करें तो वहाँ पर 47% मतदान था, फिर 66% 2019 में हुआ और अभी 63% है। तो उम्मीद यही है कि अभी जब पूरे ओवरऑल जब आंकड़े आएंगे तो प्रतिशत में इजाफा होगा। बस्तर के लोग भी चाहते हैं कि बस्तर का विकास हो, देश सशक्त बने, समृद्ध बने, और उसी को लेकर के मतदान किया है। और आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि ये जो सीट है कांग्रेस के खाते पर रही है, झोली बन रही है, तो कांग्रेस के लिए तो नाक का सवाल है ही, तो बीजेपी के लिए भी, चूंकि एक वक्त था जब यहाँ सारे विधायक कांग्रेस के थे, तो अभी यहाँ स्थिति है कि 5 विधायक बीजेपी के हैं और 3 कांग्रेस के हैं जिनमें मतदान हुआ है। तो बीजेपी के लिए भी, क्योंकि उनका जो नारा है 400 पार, तो उन जो नारा दिया गया है उसे जो फलीभूत करने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि इस सीट पर जीत उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। हालांकि दोनों दल हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो मतदाता है बिल्कुल ही सोचकर और समझकर उन्होंने जो वोट है वो किया है। जी पुनीत। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। आप बता भी रहे हैं कि क्या कुछ इशारों में मतदाता ने बताया है, और हमारे साथ वासु चौरे हमारे सहयोगी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। वासु, आप भी दिन भर आपने कवरेज की, बहुत सारे लोगों से बात की होगी, किन बातों को लेकर, कौन कौन से मुद्दे? देखिए, राजनीतिक दलों ने तो खूब मुद्दे उछाले, लेकिन जनता तक कौन सा मुद्दा पहुंचा और जनता के मुद्दे कौन से थे जिनको लेकर आज लोग पहुंचे थे मतदान करने के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, मंडला लोकसभा सीट पर आज हम दिन भर से थे और मंडला 6 सीट जहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं उनमें से सबसे दिलचस्प सीट भी है और हॉट सीट भी मानी जा रही है छिंदवाड़ा के साथ, क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो पिछली 6 बार से यहां से लगातार सांसद हैं, वही चुनावी मैदान में थे। उनका एक बड़ा ट्राइब लीडर उन्हें माना जाता है, इस वजह से ये हाई प्रोफाइल सीट हो गई। उनके सामने कांग्रेस से ओमकार मरकाम जो मध्य प्रदेश की सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री रहे और लगातार कई बार से विधायक हैं, मौजूदा विधायक भी वो रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते 23 का विधानसभा का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद ये जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो गया था। और मंडला की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। सभी 6 सीटों में सबसे ज्यादा 21 लाख के करीब जो वोटर्स है वो मंडला में है, और मंडला में वोटिंग प्रतिशत 5 बजे तक का जो अपडेट आया है वो 68% से ज्यादा है, यानी कि समझा जा सकता है कि 70% से ज्यादा यहाँ पर मतदान होना जो है वो तय माना जा रहा है। बड़ी दिलचस्प समीकरण ये भी यहाँ पर है
कि 3 जिले यहाँ पे लगते हैं, मंडला, डिंडोरी और नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा भी इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में आती है और एक बड़ा ट्राइब एरिया है, उसके साथ शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण मंडला की अगर हम बात करते हैं वासु, तो मंडला में टफ फाइट इसलिए भी कही जा रही थी क्योंकि अभी हालिया 2023 के जो नतीजे आए, 8 विधानसभाओं में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 पर बीजेपी, और फग्गन सिंह कुलस्ते भी उसमें 2023 में जब उन्हें टिकट मिला हार गए थे। एक ये, और दूसरा वोटिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो 70% के आसपास आप बता रहे हैं, लेकिन पिछली बार तो आंकड़ा ये 77% के आसपास था वोटिंग पैटर्न, वोटिंग परसेंटेज। तो क्या लोग कम निकले? है वो सुबह तो बम्पर वोटिंग हुई, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम पहुंचे तो वहां पे लंबी लंबी कतारें, सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होने के पहले वहां पर कतारें लगने लगी थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो शहरी क्षेत्र है वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम मतदान हुआ है। दोपहर को मतदान बहुत तेज गया, यहाँ पर गर्मी थी तो उसके कारण भी थोड़ा सा स्लो रहा, लेकिन अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं और पिछले चुनाव का जो आंकड़ा था उससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं आंकड़े रहेंगे। लगभग मुझे लगता है कि उतना ही मतदान प्रतिशत जो है वो पहुंच जाएगा, 1-2% आगे पीछे जो है वो होने की यहाँ पर संभावना है। तो मतदान प्रतिशत से कुछ बहुत ज्यादा आकलन कर पाना यहाँ पर फिलहाल इस सीट पर मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यही है कि 3-4 अलग-अलग तरीके के इलाके हैं और उन सब जगहों के अपने स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ का वोटर घरों से बाहर निकला था और मतदान किया था। ट्राइबल बेल्ट जो है वहाँ पे आदिवासी, जो आप कह रहे हैं, मतलब वोटर की अलग अलग समझ है, अलग अलग हिसाब से वोटर जो तय करता है। अपने मुद्दे भी हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे जो पार्टियां उठाती हैं वो भी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। मुकेश शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। विवेक त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमेश शर्मा जी मौजूद हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत आपका। अब तो रमेश जी वोटिंग खत्म हो गई है, बीजेपी कांग्रेस के पास जाने से पहले मैं आपके पास आता हूं। बहुत सारे मुद्दे दलों ने उठाए, वोटिंग भी खत्म हो गई है। अभी जो वोटिंग का परसेंटेज आया है वो क्या बता रहा है? लोगों के दिमाग में क्या कुछ रहा? आपके पास भी जानकारी आई होंगी, क्या कुछ सोचा लोगों ने वोट करने के पहले? देखिए, मोटे तौर पर पोलिंग का जो परसेंटेज अभी आया है वो लगभग पिछले वर्ष जैसा आया है। इसमें कुछ, जैसा कि शुरू में ये माना जा रहा था कि इस बार का जो पोलिंग का परसेंटेज है वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक होगा, वो संभवतः वो अधिक होता हुआ दिख नहीं रहा। और दूसरा एक और बात मुझे लग रहा है कि पोलिंग का परसेंटेज अगर कम रहा है तो यहाँ दोनों पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति रही है। भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के वोटर को कहीं ना कहीं पूरे चुनाव प्रचार में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी देखा गया उनको। यद्यपि भाजपा रणनीति की दृष्टि से ज्यादा सटीक और आक्रामक रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी जीत कर रहा, जिसकी झलक इस बार हमको मतदान प्रतिशत ना बढ़ने में दिख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को अगर देखें तो कांग्रेस का ठीक है कि रणनीति की दृष्टि से या मुद्दे की दृष्टि से भले वो एक कदम पीछे हो, लेकिन कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता था उसने अपने समर्थक वोटरों को निकाला घर से। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव का परिणाम थोड़ा दिलचस्प हो गया, विशेषकर 3 सीटों पर, 3 जिसमें से एक छिंदवाड़ा की सीट हम मान सकते हैं, एक मंडला की सीट मान सकते हैं और एक सीधी की सीट मान सकते हैं। इन तीनों सीटों पर चुनाव दिलचस्प हो गया। कांग्रेस ने भी मजबूत उम्मीदवार उतारा, इसलिए भी ये चुनाव जो है दिलचस्प हो गया। ठीक है, सीधी ही चलते हैं, सीधी का जो आप जिक्र कर रहे हैं तो सीधी चलते हैं। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वे जुड़े हुए हैं और सीधी का समीकरण समझ लेते हैं। हरीश, सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा बनाम कमलेश्वर पटेल, और यहां का मुकाबला जो जानकार हैं वो कड़ा बताते हैं। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से सीधी लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल के बीच मुकाबला माना जा रहा था, वहीं जो बीजेपी से अब तक राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह वो पूरी तरीके से फिर से जो है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से निर्दलीय चुनाव मैदान पर उतर आए थे। तो ऐसे में समझा सकता है कि जब उनका
पार्टी से अलग होकर फिर से चुनाव लड़ना, वो भी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ना, तो चुनावी मुकाबले को पूरी तरीके से त्रिकोणीय बना दिया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सीधी लोकसभा सीट का जो चुनावी मुकाबला था वो पूरी तरीके से त्रिकोणीय था, जिसमें से कमलेश्वर पटेल, राजेश मिश्रा और अजय प्रताप सिंह के बीच हो गया था। तो हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत जो अब तक का आंकड़ा आया है उसमें से 51 कुछ प्रतिशत है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अधिक से अधिक जो वोटिंग होगी वो 55 के समथिंग जाएगी। हालांकि पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं तो वहां 57% से अधिक वोटिंग हुई थी और बीजेपी यहां 2 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। तो ऐसे में जो वोटिंग प्रतिशत है वो थोड़ा सा कम हुआ है और कहीं न कहीं जो पूरा चुनावी मुकाबला जो त्रिकोण बन गया, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है। पुनीत, बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है। चलिए ठीक है, यहाँ पर रीति पाठक जो हैं उनको बदल भी तो दिया गया, टिकट भी बदलने का काम किया गया और नए प्रत्याशी उतारे गए। वैसे बीजेपी ने बहुत एक्सपेरिमेंट इस बार टिकट बांटने में किए हैं, नए नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जबलपुर का हाल जानेंगे, जबलपुर को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मुकेश शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, क्या नजर आ रहा है? 102 का ही हिसाब बता दीजिए, कितनी जा रही हैं? आप तो 400 पार कह रहे थे, लेकिन बहुत सारे पैटर्न, वोटिंग पैटर्न आप तक भी खबर पहुंची होगी। 370 सीट इस बार हमारी कल्पना में है और वो निश्चित रूप से 370 सीट आने वाला है और एनडीए का 400 पार। जिस हिसाब से आज पहली मतदान में, पहले दौर के मतदान में आप देखेंगे कि बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्र के अंदर में, मैं तो देख रहा था कि मीडिया में दिखा रहे थे कि मतदान के लिए गेट खुले और लोग दौड़ के मतदान करने के लिए अंदर घुसे। और ऐसे क्षेत्रों में पुअर्ती, जहां पे नक्सली कमांडर हिडमा का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में मतदान होना और अच्छे भारी मात्रा में मतदान होता है, ये दर्शाता है कि लोग खुल के मतदान किए हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार भारत के इतिहास में, ये पहले हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में जब पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब ये दूसरा मौका होगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यहाँ तक कि इंदिरा जी के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ था। और ये जो रुझान देखने को मिल रहा है, जो उत्साह दिख रहा है लोगों में, बस्तर जैसे जगह में, आप देखिए कुछ ही दिन पहले एक नक्सली एनकाउंटर हुआ था और यहाँ 29 लोगों को मारा गया था, नक्सलियों को हमारे जवानों के द्वारा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रश्न चिन्ह उठाया था, उन्होंने कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है। अब उनको समझना चाहिए, माफी मांगना चाहिए इस लोकतंत्र के त्योहार में वहां की जनता से, जब नक्सलियों ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि 29 लोगों के, हमारे लोगों का एनकाउंटर हुआ है। इनकी आदत बनी है, कांग्रेस पार्टी लगातार हमारे सेना के ऊपर में, हमारे जवानों के ऊपर में प्रश्न उठाते रहे हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक क्यों ना हो। इमरान खान स्वीकार करते हैं और ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये जनता देख रही है। ये नक्सली पूरे बस्तर क्षेत्र के अंदर में विकास को अवरोध करने का काम यदि हुआ था तो वो नक्सलियों के कारण हुआ था। बस्तर की जनता चाहती है कि अब हम भी विकास में बाहरी मैदानी क्षेत्रों की तरह आगे आए, हमारे बच्चे भी पढ़ें, हम भी विकास के रास्ते में चलें, सड़क बने, स्कूल बने, अस्पताल बने। लेकिन ये नक्सली कहीं ना कहीं बीच में आड़े आते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगभग 85 नक्सलियों को एनकाउंटर किया गया, लोगों में विश्वास जगा है। लेकिन मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार तो बनी नहीं, 3 टर्म आपके रहे छत्तीसगढ़ में, वो आप भूल जाते हैं। और यह भी आरोप है, सुन लीजिए, और साथ में यह भी आरोप है कि नक्सलवाद का पनपना या छत्तीसगढ़ में फैलना, 2 जिलों से लेकर जिले बढ़ जाना, यह भी तो बीजेपी के राज में हुआ। नक्सलवाद शुरू कहां हुआ था? बंगाल के नक्सलबाड़ी में जब शुरू हुआ था तो वहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की।
उसके बाद आंध्र प्रदेश आया, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी। ये चाहते तो उस टाइम हल निकाल सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों का लगातार बस्तर क्षेत्र में हत्या होना नक्सलियों के द्वारा, और कांग्रेसियों की, ये दर्शक कांग्रेसियों का हत्या कभी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये दरबार नहीं, मुकेश जी हत्या नहीं हुई। दरबा घाटी में जो हुआ, क्या आप भूल रहे हैं उसको? जहां पे एक साथ इन लोग बैठक करने गए थे और वो घटना घटी थी, कहीं ना कहीं वो भी संदेह के दायरे में है। मैं उसके बारे में वही बात है, संदेह के दायरे में है, और वो संदेह इतने सालों के बाद भी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। वक्त एक ब्रेक का है, आप हमारे साथ बने रहे। प्रभावित क्षेत्र है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर लगाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर है और हेली एम्बुलेंस की भी यहाँ व्यवस्था की गई है, ताकि अगर किसी तरह की अप्रिय स्थिति होती है तो उनसे निपटा जा सके। कुल मिलाकर ऐसा है कि तमाम जो प्रक्रिया है पूरी तरह से जो है निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने की तैयारी यहाँ पर की गई है। लगभग 150 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर पहले कभी वोटिंग नहीं हो पाती थी। उन बूथों को शिफ्ट किया गया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, वहां पर हमारे मतदान दल को पहुंचाया गया है। मतलब यही है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सुदूर वनांचल क्षेत्र होने की वजह से, बीहड़ क्षेत्र होने की वजह से वहां के लोग मतदान जो नहीं कर पाते थे, उन्हें भी इस बार मतदान कराने की पूरी तैयारी की गई है। और उन स्थानों पर जो पहुंच हुई हैं वहां भी हमारे मतदान दल के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बस्तर का काफ़ी सेंसिटिव, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर न्यूज़ 18 की जो टीम है वो मौजूद है, और पल पल की खबर, चाहे छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, या फिर मतदान केंद्र की किसी भी तरह के बाधा हो, या फिर अच्छे जो वोटर्स हैं, तमाम तस्वीरें हम आम जनता तक, हम अपने जो दर्शक है उस तक पहुंचाते रहेंगे। जी।